हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक है हमारी NCERT। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा आज का भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना और चैप्टर नंबर हमारा 2। तो इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि हम इस चैप्टर को और भी वीडियोस में कवर कराने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ कि हमने डायरेक्ट सेकंड चैप्टर से ही शुरुआत क्यों की है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एग्जाम्स में नहीं आता, इसलिए हमें फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। तो पॉइंट क्या कहता है हमारा फर्स्ट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसांख्यिकी जनसंख्या का अध्ययन है, इसे हिंदी में जनांकिकी भी कहते हैं। देखिए गाइस, जो जनसांख्यिकी है ये जनसंख्या का अध्ययन है, यानी कि जनसंख्या की पढ़ाई है। ये जनसंख्या क्या होती है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उनको मैं समझा लेता हूँ। तो जन मतलब होता है लोग, तो लोगों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं जनसंख्या। तो लोगों की संख्या के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी। तो बढ़ते हैं आगे। आगे इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में जनांकनी भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसांख्यिकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफी भी कहते हैं और डेमोग्राफी यूनानी शब्द डेमोज और ग्राफीन से मिलकर बना है। तो देखिए गाइस, जो जनसांख्यिकी है इसे हम इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में डेमोग्राफी भी कहते हैं। और जो डेमोग्राफी जो वर्ड है ये यूनानी भाषा है एक, तो उस भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन से दो वर्ड से, एक डेमोस से और एक ग्राफिन से। तो डेमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन। तो हम पूरा कहें तो डेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ, लोगों का वर्णन करना डेमोग्राफी हुआ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि जनसांख्यिकी का मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या का अध्ययन करना, जैसे कि जनसंख्या के बारे में पढ़ाई करना या लोगों के बारे में पढ़ाई करना या लोगों का वर्णन करना, उसे हम जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सरल शब्दों में डेमोग्राफी का मतलब हुआ लोगों का वर्णन। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि डेमोग्राफी का सीधा सीधा मतलब अगर हम बोले तो लोगों का वर्णन है डेमोग्राफी का मतलब, यानी कि लोगों के बारे में बातें या कुछ बातें बताना या उसकी पढ़ाई करना ही डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार गिनती या गणना करके जनगणना की जाती है उसी प्रकार जनसांख्यिकी की जाती है। तो देखिए गाइस, जैसे जनगणना की जाती है उसी प्रकार जनसांख्यिकी भी की जाती है। तो जनगणना कैसे की जाती है मैं आपको समझाता हूँ, और जनगणना होती क्या है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जन का मतलब क्या हुआ, फिर से वही लोग, और गणना का मतलब क्या हुआ, गिनना, यानी कि किसी देश में जो लोग रहते हैं उनको गिनना ही जनगणना कहलाता है। तो इसी टाइप से हम जनसांख्यिकी भी करते हैं, यानी कि लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उनको गिनते हैं या और भी बहुत सी बातें उनके बारे में इकट्ठा करते हैं, उसे ही हम कहते हैं जनसांख्यिकी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसांख्यिकी के अंदर जनसंख्या के बारे में निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि गाइस हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि जनसांख्यिकी में हम क्या करते हैं, जनसंख्या के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं। और जनसंख्या को मैंने आपको बताया भी था, जो लोगों की संख्या होती है किसी देश में उसको हम जनसंख्या कहते हैं। तो उनमें जो लोगों की पढ़ाई की जाती है वो क्या पढ़ाई की जाती है वही इस पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। तो पढ़ते हैं क्या क्या बातों की पढ़ाई की जाती है जनसंख्या के बारे में, यानी कि लोगों के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। तो देखिए गाइस, जो जनसंख्या होती है मतलब कि किसी देश है तो देश में जो लोग हैं तो लोग कितने हैं और कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं हम जनसांख्यिकी के अंदर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जन्म मृत्यु तथा प्रवास का स्वरूप। तो देखिए गाइस, जो जनसंख्या होती है मतलब लोगों की जो संख्या होती है उसके बारे में हम ये भी पढ़ाई करते हैं कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जिंदा हैं और
कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाके बस गए हैं, यानी कि प्रवास। तो प्रवास हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसना, उसे हम प्रवास कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ाई करते हैं जनसांख्यिकी के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या। तो गाइस जो जनसंख्या होती है, यानी कि जो एक देश है और देश में जो लोग रहते हैं उनमें कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं, यानी कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, ये भी पता किया जाता है जनसांख्यिकी के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। विभिन्न आयु वर्ग का अनुपात, यानी कि जो लोग होते हैं किसी देश में वो उनकी आयु क्या है, यानी कि उनकी एज क्या है, वो किस उम्र के हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मिडल एज के हैं लोग, तो ये भी पता करा जाता है जनसांख्यिकी के अंदर। तो ये इन सब की ही पढ़ाई की जाती है जनसांख्यिकी के अंदर, जनसंख्या के बारे में। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जनसांख्यिकी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग क्या कहती है हमारी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसांख्यिकी के प्रकार। तो क्या है जनसांख्यिकी के प्रकार, आइए देखते हैं। आकारिक जनसांख्यिकी। तो गाइस आकारिक जनसांख्यिकी में हम जनसंख्या के आकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि किसी देश में कितने लोग रहते हैं, यानी कि कितने ज़्यादा लोग रहते हैं या कितने कम लोग रहते हैं, इसके बारे में ही हम आकारिक जनसांख्यिकी में पढ़ाई करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी के बारे में हम जनसंख्या जो होती है किसी देश की, यानी कि जो लोग होते हैं किसी देश के, उनकी समाज में स्थिति कैसी हुई है और उनमें समाज में क्या होता है उसके बारे में ही हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि समाज के बारे में ही पूरी तरीके से पढ़ाई करते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राज्य और आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत हुई थी। तो देखिए गाइस जो 18वीं शताब्दी का जो टाइम था उसमें यूरोप नाम का जो एक देश था उसमें राज्य यानी कि सरकार और आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी, यानी कि जो हमने जनसांख्यिकी पढ़ी है और जिस तरीके से हम जनसांख्यिकी करते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में यूरोप देश में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य के क्रियाकलाप जैसे विकास और जन कल्याण की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण होते थे। तो गाइस इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको जनसंख्या आंकड़े या जनसांख्यिकी आंकड़े के बारे में समझा देता हूं। तो हमने जनसांख्यिकी के बारे में क्या पढ़ा था कि जनसांख्यिकी में हम किसी देश में जो लोग होते हैं या जनसंख्या होती है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। और क्या पढ़ाई करते हैं कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग दूसरे स्थान पर जाके बस गए हैं और उस जो देश है उसमें कितने लोग रहते हैं, यानी कि कितनी जनसंख्या है उस देश की। यही सब बातें हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स में भी समझाया था। तो इन सब बातों की हम पढ़ाई करके क्या करते हैं, कहीं पर लिख लेते हैं, यानी कि कुछ कॉपीज़ होती होंगी या कुछ पन्ने वगैरह होते होंगे वो लिख लेते होंगे। और ये सारा काम कौन करता है, सरकार के आदमी होते हैं, वो ये सारा काम करते हैं पूरे देश में। तो इनको ही हम कहते हैं जनसांख्यिकी आंकड़े, जो हम लिख लेते हैं सारा बायोडाटा उन सबके बारे में, उसे ही हम कहते हैं जनसांख्यिकी आंकड़े। तो गाइस ये जो जनसांख्यिकी आंकड़े जो होते हैं ये राज्य मतलब सरकार के जो क्रियाकलाप मतलब सरकार के जो काम होते हैं, काम कैसे होते हैं सरकार के, जो सरकार विकास का और लोगों की जन कल्याण का यानी कि लोगों की भलाई का काम करती है, उसके लिए प्लान बनाती है, उसमें क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी होते हैं ये आंकड़े, जनसांख्यिकी आंकड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले जनगणना 1770 में अमेरिका में हुई थी। देखिए यही जो मैंने आपको बताया था कि सरकार के काम में आते हैं ये सारे आंकड़े, महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए ही सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, यानी कि जो लोगों को गिना गया था, लोगों के बारे में जो पढ़ाई की गई थी, वो 1770 में अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं।
भारत में अंग्रेजी सरकार ने 1872 में सबसे पहले जनगणना कराई थी, लेकिन यह जनगणना नहीं थी। तो गाइस जनगणना के बाद यहाँ पर संपूर्ण टाइप होना मिस्टेक हो गया, तो आप यही जो संपूर्ण लिखा है ये जनगणना के बाद लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इस पॉइंट के बारे में समझा देता हूँ। तो भारत जो है, भारत की जो अंग्रेजी सरकार थी, यानी कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के कब्जे में, तब कुछ अंग्रेजी सरकार भी थी। तो अंग्रेजी सरकार ने 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना कराई थी, यानी कि लोगों को गिनवाया था भारत में अंग्रेजी सरकार ने 1872 में। लेकिन यह संपूर्ण नहीं थी, संपूर्ण मतलब कि पूरी नहीं थी, मतलब कि इसमें पूरे लोगों को गिना नहीं गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और तब से लेकर आज तक प्रति 10 वर्ष बाद एक जनगणना होती है। तो देखिएगा, इस संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी भारत में, यानी कि जो पूरी जनगणना हुई थी जिसमें सभी लोगों को गिन लिया गया था, सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो गई थी, वो हुई थी 1881 में। वो भी अंग्रेजी सरकार ने कराई थी, क्योंकि उस टाइम पे भी अंग्रेजों का ही कब्जा था भारत पे। और तब से लेकर आज तक, यानी कि 1881 और 1872 से लेकर आज तक हर 10 साल बाद एक जनगणना होती है। तो गाइज अभी रिसेंटली 2011 में जनगणना हुई थी और अब 2021 में जनगणना होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत की जनगणना विश्व में सबसे बड़ी जनगणना कहलाती है, क्योंकि चीन में नियमित रूप से जनगणना नहीं होती। तो गाइज आपको ये तो पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन भारत फिर भी दूसरे स्थान पर है, क्योंकि चीन में भारत से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि चीन की जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा। तो चीन पहले स्थान पर है और भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। पर जो जनगणना है, जनगणना के मामले में भारत सबसे बड़ा है, यानी कि भारत की जनगणना सबसे बड़ी है, क्योंकि जो चीन है वो अपने लोगों को जनगणना टाइम से नहीं करता, उसका जब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वो तब करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है, इसलिए ही माना जाता है कि भारत की जो जनगणना है वो विश्व में सबसे बड़ी जनगणना है। तो गाइस इस वीडियो का हमारा ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत और जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। और गाइस मैं आपको यहाँ पर एक और बात समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको ये जितने शॉर्ट पॉइंट लिखवाता हूँ तो आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि मैं आपको ये शॉर्ट पॉइंट इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप पेपर में इसे कितना भी बढ़ा के लिख सकते हो। तो आपको पेपर में बढ़ा के ही लिखना है, वो आप खुद समझदार हो। और गाइस हमने आर के रोस्टिंग के नाम से एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, जिसमें हम रोस्टिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो जाइए आप उस चैनल पे और सपोर्ट कीजिए हमें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और तो और गाइस अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी साइट्स पे भी फॉलो करके हमसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।